हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल 21 कॉर्नर। हमारा ये चैनल कवर करता है सीडीएस, सीएपीएफ, सीपीओ, सीजीएल, एनडीए और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स को। तो अगर आप इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और पढ़ते रहिए। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटिकल साइंस का पहला टॉपिक, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, इस वीडियो के आखिरी में मैंने कुछ क्वेश्चंस भी डाले हैं, तो आप ध्यान से पढ़िए और नोट्स बनाते रहिए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बहुत सारी मांग के बाद हमारी इंडियन कांग्रेस की और इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंडिया भेजा, जिसके अंदर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी, जिसके अंदर 321 सेक्शंस थे और 10 शेड्यूल्स थे। पर दोस्तों, कांग्रेस ने और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने और हमारी जनता ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया और इस प्रपोजल को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि नेहरू जी ने डिमांड करी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा बनाया जाएगा, जिसमें कि भारत के लोग ही जनता द्वारा इलेक्ट करे जाएंगे। तो ये डिमांड दोस्तों 1938 में करी गई थी और इस डिमांड को ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा 1940 में स्वीकार करा गया। दोस्तों, इसे ही कहा गया अगस्त ऑफर 1940। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1942 में क्रिप्स प्रपोजल भेजा। इसके चेयरमैन थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स। तो दोस्तों, जैसा कि इसके चेयरमैन का नाम था सर स्टैफर्ड क्रिप्स, तो इस प्रपोजल को क्रिप्स प्रपोजल के नाम से जाना गया। और इस प्रपोजल में उन्होंने 3 प्रपोजल्स भेजे थे। पहला, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया जाए। दूसरा, जो भी भारत की प्रिंसली स्टेट्स थी, यानी जिनमें राजा महाराजा थे, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना सकते हैं और खुद जो चाहे डिसाइड कर सकते हैं। और तीसरा, कि भारत डोमिनियन ऑफ ब्रिटेन रहेगा, मतलब कि भारत ब्रिटेन के अधीन रहेगा। तो दोस्तों, ये तो बिल्कुल स्वीकार्य होने वाला नहीं था, क्योंकि हमने बहुत मांग करी हुई थी, हम बहुत अच्छी पोजीशन पे थे उस टाइम पे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 भी चल रहा था। तो ये प्रपोजल बिल्कुल स्वीकार नहीं करा गया और इसी प्रपोजल को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पोस्ट डेटेड चेक अपॉन क्रशिंग बैंक कहा। दोस्तों, ये माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन बहुत बार एग्जाम्स में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पुटअप कर दिया जाता है कि पोस्ट डेटेड चेक अपॉन क्रशिंग बैंक किसके द्वारा स्टेटमेंट दी गई। तो दोस्तों, ये वाली स्टेटमेंट आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एंड ज़रूरी है। फिर आता है कैबिनेट मिशन 1946। तो दोस्तों, जब क्रिप्स मिशन को हमने रिजेक्ट कर दिया, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर से एक मिशन भेजा 1946 में। 1946 में ब्रिटेन में चुनाव हुए थे, जिसमें लेबर पार्टी के लीडर क्लेमेंट एटली चुनाव जीत गए थे और उन्हें ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था। तो दोस्तों, उन्होंने ही कैबिनेट मिशन को इंडिया भेजा और इसके मेंबर्स थे पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर एंड सर स्टैफर्ड क्रिप्स। दोस्तों, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। तो इसका आंसर है क्लेमेंट अटली ऑफ लेबर पार्टी। तो दोस्तों, जैसे कि पहले सर स्टैफर्ड क्रिप्स भारत आ चुके थे, तो उन्हें बहुत नॉलेज थी भारत के बारे में, तो उन्हें भी इस प्रपोजल में शामिल करा गया ताकि वो ध्यान रख पाएँ चीज़ों का। और इस कैबिनेट मिशन के चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन थे पैथिक लॉरेंस। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इस कैबिनेट मिशन का प्रपोजल क्या था? इसका प्रपोजल था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया जाए, भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया जाए, और वो भी भारत के ही लोगों द्वारा। और भारत में जब तक कोई सरकार नहीं है या जब तक कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बन रही है, तब तक एक इंटरिम गवर्नमेंट का चयन किया जाए, मतलब कि इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाए। दोस्तों, ये इंटरिम गवर्नमेंट क्या होती है? तो इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब होता है कि टेम्परेरी गवर्नमेंट, मतलब जब तक हमारे पास कुछ नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, तो हमें चलाने के लिए एक टेम्परेरी गवर्नमेंट चाहिए होगी। तो इस प्रपोजल के तहत इन 2 प्रपोजल्स को भेजा गया और ये हमें स्वीकार हुए, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन कांग्रेस ने और बाकी भारतीयों ने इसे स्वीकार करा।
तो दोस्तों 1946 में 16 मई को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ और फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, जो कि इंडिपेंडेंस से पहले की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, मतलब कि 15 अगस्त 1947 से पहले की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो दोस्तों अगर इस असेंबली की बात करते हैं तो इसके अंदर 389 मेंबर थे, जिनको दो भागों से डिवाइड करा गया था, 296 मेंबर्स और 93 मेंबर्स। तो दोस्तों 296 मेंबर थे वो ब्रिटिश प्रोविंस से लिए गए थे और जो 93 मेंबर्स थे वो प्रिंसली स्टेट्स से लिए गए थे। दोस्तों ये जो 296 मेंबर थे इनको भी डिवाइड करा गया था, 11 प्रोविंस से लिए गए थे 292 मेंबर्स और चार मेंबर लिए गए थे चीफ कमिश्नर प्रोविंस से। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो का एक एक पार्ट, एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और अगर आपने लाइक का बटन नहीं दबाया है तो आप लाइक का बटन और सब्सक्राइब का बटन दबाइए और आगे पढ़ते रहिए। तो दोस्तों इस मिशन में था क्या? इस मिशन में हमने 10 लाख लोगों के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव बनाया था, मतलब कि 10 लाख लोगों के ऊपर एक सीट। तो 10 लाख लोगों ने एक अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना था, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठेगा और प्रपोजल्स देगा बनाने के लिए। तो दोस्तों ये जो 296 सीट्स थी ना, इन सीट्स को भी 3 भागों में डिवाइड करा गया था, क्योंकि हमारे भारत में डिफरेंट कम्युनिटीज़ थी, तो इनको भी 3 जगह पे डिवाइड करा गया, मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल। तो दोस्तों जो मुस्लिम थे उनमें 79 सीट्स दी गई थी उनको, लेकिन वो सिर्फ 73 सीट्स ले पाए। जो सिख थे उनको 4 सीट दी गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, लेकिन वो सिर्फ एक सीट ले पाए। और जो जनरल थे उनको 213 सीट दी गई थी, लेकिन उसमें से 208 तो कांग्रेस ने ही ले ली और बची हुई सीट्स बाकी मेंबर्स ने ली। तो आगे चलते हैं दोस्तों। फिर इंटरिम गवर्नमेंट का गठन हो गया, और इंटरिम गवर्नमेंट का गठन कब हुआ? 2 सितंबर 1946 को। दोस्तों ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो आप बहुत ध्यान से पढ़िए। इसके चेयरमैन थे लॉर्ड माउंटबेटन और इसके वाइस चेयरमैन बनाया गया, इसकी कमेटी के वाइस चेयरमैन को बनाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को। इसके अंदर 13 मेंबर्स थे और इसमें मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं करा था। तो मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया था इस प्रपोजल को, तो उन्होंने पार्टिसिपेट भी नहीं करा। लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ, 26 अक्टूबर को 1946 मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट करा और टोटल मेंबर्स इस कमेटी के हो गए 15। तो दोस्तों ये 15 मेंबर्स ने फिर इंटरिम गवर्नमेंट बनाई और फिर आगे के चीज़ें हुई। तो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हमारी फ्रीडम से पहले और इंडिपेंडेंस से पहले एक कुछ मीटिंग्स हुई, जो मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूशन मीटिंग्स थी, जो पहली मीटिंग हुई, वो पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को। ये मीटिंग क्यों इम्पोर्टेंट थी? क्योंकि इसके अंदर 389 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट करा और इसमें टेम्परेरी प्रेसिडेंट को चुना गया, जो कि थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों जैसा कि कोई प्रेसिडेंट था नहीं, कोई भी इलेक्शन हुए नहीं थे, तो इसमें टेम्परेरी प्रेसिडेंट को चुन लिया गया था, क्योंकि कोई तो चाहिए चलाने के लिए। तो ये सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर थे कमेटी के, तो इनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट सेलेक्ट कर लिया गया। तो ये थी दोस्तों पहली मीटिंग की बात, जो कि हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद दोस्तों आते हैं सेकेंड मीटिंग पे, जो हुई 11 दिसंबर 1946 को। तो इसके अंदर परमानेंट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र को चुना गया। तो दोस्तों सेकेंड मीटिंग में इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद जो जीता उन्हें इलेक्ट करा गया। तो परमानेंट प्रेसिडेंट चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वाइस प्रेसिडेंट चुने गए HC मुखर्जी और एडवाइज़र चुने गए बेनेगल नरसिंह राव। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद करिएगा डायरेक्ट। तो आगे चलते हैं और आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। दोस्तों सेकंड मीटिंग के बाद हुई थर्ड मीटिंग हुई 13 दिसंबर 1946 को, और इसके अंदर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास करा गया। किसके द्वारा? ये करा गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। दोस्तों ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है। दोस्तों एक चीज़ आपको कॉमन दिखी होगी इन मीटिंग्स में, देखो जो पहली मीटिंग हुई वो ही 9 दिसंबर को, फिर जो दूसरी मीटिंग हुई वो ही 11 दिसंबर को,
एक दिन छोड़ के एक दिन। देन फिर जो थर्ड मीटिंग हुई वो भी एक दिन छोड़ के फिर अगले दिन। तो ये बहुत ईजी है, आप बस पहली मीटिंग को याद रखिए 9 दिसंबर 1946, और उसके बाद में 11 दिसंबर, उसके बाद में 13 दिसंबर। तो 13 दिसंबर में दोस्तों ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हो गया था जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करा था। और उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक आइडिया मिल गया कि हमें करना क्या है। इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में सारी चीज़ें थी कि हमें काम किस चीज़ पे करना है, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को काम किस चीज़ पे करना है। तो उन सबको आइडिया हुआ और उसके बाद उन्होंने चीज़ें स्टार्ट करी और प्रपोजल्स देने स्टार्ट करे। 1947 मार्च, इस दिन इस मंथ में लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया आए क्योंकि मुस्लिम लीग बहुत डिमांड कर रहा था सेपरेट स्टेट बनाने की, मतलब कि उन्हें सेपरेट कंट्री चाहिए थी मुस्लिम मेजॉरिटी के आधार पर, मतलब इंडिया और पाकिस्तान को अलग किया जाए, ये उनकी डिमांड थी। तो लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया भेजा गया मार्च 1947 में, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। सब कुछ देखने के बाद तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 3 जून 1947 को। इसी रिपोर्ट को दोस्तों क्या कहा गया, इंडिया पाक डिवीजन प्लान, 3 जून प्लान और लॉर्ड माउंटबेटन प्लान। तो दोस्तों कभी भी क्वेश्चन आए कि 3 जून प्लान क्या था या लॉर्ड माउंटबेटन प्लान क्या था, तो ये कुछ नहीं, ये सिर्फ सिंपल सा इंडिया और पाकिस्तान के डिवीजन का प्लान था, जिसे ये 3 जून प्लान कहा गया। और इसे किसने करा था, ये लॉर्ड माउंटबेटन ने करा था। तो अब आते हैं 18 जुलाई 1947 को। दोस्तों 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सब चीज़ें पढ़ी और उसके बाद में इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट साइन किया। तो 18 जुलाई 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट साइन हुआ और 22 जुलाई को सिर्फ 4 दिन बाद इंडिया ने अपना नेशनल फ्लैग सिलेक्ट करा और फ्रेम करा। तो दोस्तों ये थी थर्ड मीटिंग और उसके कुछ महीनों की बात, मतलब आज़ादी से पहले की बात। और दोस्तों आज़ादी के बाद की जो चीज़ें हैं वो मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगा, ताकि आपको बहुत क्लियर रहे, आप इन चीज़ों को पढ़ पाएँ। तो दोस्तों मैं इसके बाद कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, अगर आपने वीडियो को ध्यान से पढ़ा है तो आप इसके आंसर पक्का कर पाएंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज स्टेप अप अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ। तो दोस्तों आंसर कीजिए, अगर आपको पता है तो, आपने अगर वीडियो ध्यान से देखी है। देखिए इसका आंसर है बी, ये आंसर है इसका। 1940 कैबिनेट मिशन 1946। देखो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए जब क्रिप्स प्रपोजल रिजेक्ट हुआ था तो उसके बाद आया था कैबिनेट मिशन 1946, जिसको हमने स्वीकार करा था और ये दो चीज़ों पे काम हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है, द फिलोसफी underlying the Indian Constitution was embodied quite early in the objective resolution, which was moved in the session of the Constituent Assembly on 13th December 1946। तो ये क्वेश्चन सिर्फ सिंपल सा इतना है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को 13 दिसंबर 1946 में किसने पास करा और किसने वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया। तो इसका आंसर दोस्तों आपको पता होगा, अगर आपने वीडियो देखी है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। जी हाँ, इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड टेकन प्लेस ऑन December 9, 1946। हु वाज कंसीडर्ड बाय whom एज इट्स इंटरिम प्रेसिडेंट, मतलब कि 9 दिसंबर 1946 को इंटरिम प्रेसिडेंट के रूप में किसको चुना गया। तो इसका आंसर दोस्तों आपको पक्का पता होगा इस वीडियो को देखने के बाद। यस, इसका आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, और इस वीडियो के बाद मैं आपके लिए लेके आऊँगा सेकंड पार्ट इसी वीडियो से रिलेटेड इसकी, और हम सीरीज़ में चलेंगे ताकि आप लोगों को क्लियर रहें सारी चीज़ें। तो दोस्तों थैंक यू, एंड अगर आपने लाइक एंड सब्सक्राइब के बटन को हिट नहीं करा है
So do like and subscribe and share with your other friends. Thank you. Jai Hind.